स्टूडेंट, बेटा अभी इसके पहले हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की मेमोरी मैप एक्सप्लेन किया, तो उसमें फॉर्मूले थे, कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब उसी मेमोरी मैप के बेस पर जो जेई में और नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये, उनको मैं वन बाय वन कर डिस्कस करूंगा। देखते हैं कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो ये जेई मेन 2002 में पूछा गया कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इलेक्ट्रॉन जो है जब हाइड्रोजन एटम में के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या है, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2 इज, मतलब अब लिथियम, अब हाइड्रोजन एटम नहीं है, लिथियम एटम है ना, और वो +2 है। लिथियम +2 का मतलब क्या है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 उसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, निकल गया है। तो अब क्या हो गया, वो Li+2 हो गया। इसका मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसमें बचा हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं कि लिथियम +2 जो है लाइक हाइड्रोजन एटम है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के जो भी फॉर्मूले हैं सब हम लोग क्या करेंगे वहां पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा जी, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम की बात करो, तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो -13.6 Z²/n² होगी। इन केस ऑफ हाइड्रोजन Z=1 हो, Z=1 है, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो n=1 है। तो कितना हो जाएगा ये, इसमें जो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन की, ये होगी E, फर्स्ट में आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन एटम है तो उस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इतनी होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से रिमूव करके कहाँ लेके जाना है, इनफाइनाइट तक लेके जाना है, मतलब पूरे के पूरे एटम को आयोनाइज करना है ना। आयोनाइज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूरे के पूरे एटम को छोड़ देगा, बाहर निकल जाएगा। तो अगर इसको रिमूव करके कहाँ लेके जाना है, एटम के बाहर लेके जाना है, तो जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ही एनर्जी क्या होगी, इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। तभी तो यहाँ से क्या है, ब्रेकआउट होकर के एटम के बाहर जाएगा, पूरा का पूरा एटम आयोनाइज होगा। ठीक है बेटा जी। तो इस फार्मूले से जो है टोटल एनर्जी के बराबर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है, माइनस में है, जो सप्लाई करेंगे वो प्लस में होगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, क्या है, पूरे एटम से फ्रॉम nth स्टेट, अगर वो nth स्टेट में है तो वहां से करना है रिमूव। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 13.6 Z²/, सेम फार्मूला है, बट ये पॉजिटिव है क्योंकि सप्लाई करना इसको है। तो अगर लिथियम है तो बात कर लेते हैं। लिथियम में क्या है, जेड आपका 3 है, और जो है कह रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n=2 में इलेक्ट्रॉन है, यहां से इसको रिमूव करके कहां लेके जाना है, n=∞ पर। n=1 से नहीं लेके जाना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और हमें सिस्टम को आयोनाइज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो अब देखो, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को अगर क्या करना है, रिमूव करना है, तो क्या करना होगा, 13.6 3² कितना है, 2 है, इज इक्वल टू क्या, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। यानी इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे क्या करेगा, वो पूरे के पूरे एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और पूरा का पूरा एटम क्या हो जाएगा, आयोनाइज। तो आई थिंक आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन जो नीट में 2019 में पूछा गया, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट परमिटेड बोहर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू द 0.51 एंगस्ट्रॉम एंड इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल टू द -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द म्यूऑन, है ना, चार्ज सेम एज द इलेक्ट्रॉन एंड मास 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फर्स्ट बोहर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी। कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बारे में मेमोरी मैप में डिस्कस भी किया था आपको। तो यहां पर आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन भी कर दूं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑर्बिट की रेडियस होती है वो इलेक्ट्रॉन के मास पर डिपेंड करती है, वो भी इन्वर्सली होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
आई थिंक इस बात को आप समझ गए। साथ में जो एनर्जी का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया था, ई प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि रेडियस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन चार्ज के मास पर डिपेंड करता है, और टोटल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ऑर्बिट कैसे वो चार्ज पार्टिकल के मास पर डिपेंड करता है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द ऑर्बिट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां पावर जीरो कर लेंगे ऐसे, ये मास पर डिपेंड नहीं करता। इन तीन चीजों को आप लोग अच्छे ढंग से समझिए, क्योंकि पक्का है इस पर क्वेश्चन बनता है, यहां बना भी हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या कि बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी, रेडियस निकालना है और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालना है। जब आपने इलेक्ट्रॉन को चेंज करके म्यू1 लगा दिया, उसका चार्ज सेम है बट मास आपने क्या कर दिया, उसका 207 टाइम कर दिया। ठीक है बेटा जी। तो देखो आप कह सकते हो कि R1/R2, अगर रेडियस की बात करते हैं, पहले आपका इलेक्ट्रॉन था, अब आपने म्यू1 चेंज कर दिया, तो आपने कहा R1/R2 क्या होगा, M2/M1 होगा। रेसिप्रोकल होता है ना मास का, और M1 क्या है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और फिर M2 क्या आपका म्यू1 हो गया ना। तो म्यू1 का मास कितना आया, म्यू1 का मास आ गया आपका 207 ME आएगा, तो ME से ME कट गया आपका, और आपसे R2 पूछा गया है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉर म्यू1 पार्टिकल, तो R2 इज व्हाट हो गया सर, यहाँ से R2 जो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, R2 इधर सेंड कर दोगे आप, है ना, तो हो जाएगा तुम्हारा R1/207, है ना। तो R1 कितना दिया है, R1 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻⁻10 मीटर कर लोगे अपॉन ये आपका 207, ठीक है ना। अगर इसको आप मान लो कि ये आपका 200 है आपका, मान लो, क्योंकि आपका अगर मान लो ये 200 है आपका, तो ये 10⁻2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो -2 कर देगा ये। तो ये अप्रॉक्स अगर हम बात करें 0.5, है ना, अपॉन इसको आप 2 लिख सकते हो, और यहाँ पर 10 क्या लिखोगे, 10 लिखोगे ना, 10⁻2 लिखोगे, क्योंकि 200 माना ना आपने, तो इंटू 10⁻- इसको 12 कर लोगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली, तो इसे बोल सकते हो बेटा कितना आप, कि सर ये 0.25 इंटू 10⁻-12, ये अप्रॉक्स ले लेंगे, ठीक है ना। अगर इसको पॉइंट को हम यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻13 मीटर। ये तो आ गई रेडियस जब आपने मास को चेंज किया, और मुझे लगता है कि रेडियस किससे मैच कर रही है, यहाँ पर देखिए 2.5, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि रेडियस आपकी यहाँ मैच कर गई है ना। तो आप इसको यहीं करेक्ट कर सकते हो। फिर भी आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी तो हमें करनी ही पड़ेगी एनर्जी कैलकुलेट, अदरवाइज आप एक मैच कर गया, दूसरा मैच करेगा ही करेगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये बात आप समझ के, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे आता हूँ कि हाउ कैन कैलकुलेट द एनर्जी। तो बेटा देखो, एनर्जी का रिलेशन क्या है, E2/E1, M2/M1 कर लिया आपने। M2 आपको 207 ME दिया है, M1 आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ME से कट जाएगा। फिर E2 आप सॉल्व करोगे, E2 इज E1 इंटू 207, तो आपका E1 कितना दिया है, -13.6, सही कर लो इसको। अगर इसको सही रीअरेंज करना है तो जो आपका E1 दिया है वो 13.6 है इंटू 207, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2720 लगभग आएगा, और इसको किलो वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो -2.7 किलो वोल्ट आ जाएगा। और ये सी से ऑप्शन से ही मैच कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। और वेलोसिटी के केस में मास वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। अब बेटा अगला क्वेश्चन है कि द डायग्राम शोन द एनर्जी लेवल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन एटम विच ट्रांजिशन shown represent the emission of photon with the most energy। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको ट्रांजिशन, और इस ट्रांजिशन में किस ट्रांजिशन के केस में जो है फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी एमिट होगी, ठीक है ना। तो देखो, पहला जो है हमने एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पर बना दिया है, और हर एक स्टेट की एनर्जी हमने पॉइंट आउट कर दी है। -13.6 ये सारी एनर्जी हमने यहाँ लिखा हुआ है, आपको याद भी होगा। अब जो ये पहला ट्रांजिशन है, ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसमें तो एनर्जी एमिट होगी नहीं, क्योंकि जब एनर्जी एमिट कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है। तो एक तो आपका ये हो जाएगा। आप कह सकते हो कि सर एक इसमें एनर्जी एमिट होगी, एक इसमें होगी, और एक इसमें, तीन ही पार्ट आपके पास हैं। तो आप कहोगे सर इसमें तो ये जो है एनर्जी जो गैप बहुत छोटा है, तो इसमें बहुत ही
कम एनर्जी वाला फोटोन निकलने वाला है। आपके पास दो यही है, एक ये वाला 2 से 1 में ट्रांजिट हो रहा है और एक 4 से 2 में ट्रांजिट हो रहा है। इन दोनों केस में एनर्जी एक में किसी न किसी में मैक्सिमम होगी, उसको हम पॉइंट आउट कर लेंगे। तो अगर आपको 4 से 2 में निकालना है तो 4 पे क्या एनर्जी आपका है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें से क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे तो एनर्जी गैप निकल जाएगी आपके यहाँ पर। और 2 से 1 पे निकालना है तो -3.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको माइनस कर दोगे तो ये गैप आ जाएगा, फिर कंपेयर कर लोगे। ठीक है बेटा जी, वो करके मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख रहे हो बेटा जी, ये आपका पहला ट्रांजिशन है लोअर से हायर पे, तो इसको लेना ही नहीं है। ये आपका सेकंड ट्रांजिस्टर है, इसको भी नहीं लेना क्योंकि इसमें सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा। ये आपके पास जो ये थर्ड ट्रांजिशन है कहाँ से, 2 से 1 में, और जो आपका फोर्थ ट्रांजिशन कहाँ से है, n = 4 से 2 में। इन्हीं दोनों में हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। अब देखो बेटा जी, ई थर्ड का मतलब ये वाला ट्रांजिशन जब वो 2 से 1 में ट्रांजिट हो रहा है, पता आपको है कि ये वाला एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है। तो आप जब वो 2 से 1 में ट्रांजिट हुआ तो कितना हुआ, -3.4 -13.6 करोगी तो आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी गैप कितनी आ जाएगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो फोर्थ का लोगे ट्रांजिशन 4 to 2 आ जाओगे तो आप क्या करोगे, -0.85 -3.4 करोगे तो आ जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि n = 2 से जब 1 में ट्रांजिट हो रहा है हायर से लोअर, तो उस टाइम पर मैक्सिमम फोटोन की एनर्जी निकल रही है और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि जो थर्ड ट्रांजिशन है उसमें मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी फोटोन की। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखो नीट 2016 में पूछा गया है कि व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v बम्बार्ड्स ऑन अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ Ze चार्ज। ये न्यूक्लियस है जिसका चार्ज क्या है, Ze चार्ज इस पर है। इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल के जब बम्बार्डिंग करते हैं हम, ठीक है ना, तो क्या करता है अल्फा पार्टिकल, तो जो बिल्कुल सेंटर में जाता है न्यूक्लियस के सामने बिल्कुल जाने वाला है वो 180 डिग्री से वापस आता है। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, ये जाएगा और ये न्यूक्लियस का उसको रिपेल करेगा। तो ये जहाँ पर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है, जहाँ से वो रिटर्न होता है, वहाँ से लेकर के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब न्यूक्लियस के पास कितना वो पहुंच पाया। और R0 की वैल्यू यहाँ से निकाला गया है कैलकुलेट करके बेटा, 4k Ze²mv²/mv², ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला ये है और यहाँ से डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल है। ये आई थिंक ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है बेटा जी, देखो बेटा ये 2007 में पूछा गया जेई में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम एमिट फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ट्रांजिशन, अच्छा फोटोन का एमिशन कब होता है, जब फोटोन का एमिशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी से लोअर में जंप करता है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन कहा गया है कि n = 2 to n = 6। ये तो हो गया रूल आउट, ये तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि ये तो एब्जॉर्प्शन है, इसमें तो एमिशन होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जा रहा है। तो ये तो निकल गया, इसको ऑप्शन में आएगा ही नहीं। और साथ में n = 1 to n = 2 ये भी हो गया रूल आउट, है ना। इसमें भी फोटोन एमिट नहीं होगा, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर हायर एनर्जी में जाएगा। अब यही दो बचे हैं कि जब वो n = 6 में 2 में ट्रांसफ़र होगा तब वो फोटोन एमिट करेगा, और जब n = 2 से 1 में ट्रांसफ़र होगा तब वो फोटोन एमिट करेगा। वो इन दोनों में किस फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम होगी किस ट्रांजिशन में। तो देखो हमने बनाया है 1 2 3 हमने बनाया, 6 और भी बनाया हमने है। अच्छा ये बताओ ये क्या करता है रिप्रेजेंट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मीनिंग क्या है कि इन्फिनिटी से लेकर के पहली ऑर्बिट के बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा, 13 जो एनर्जी गैप होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये नहीं मतलब होगा कि अब इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक, मतलब इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कहाँ तक ले जाने में, इन्फिनिटी तक ले जाने में। इट मीन्स ये क्या बताता है कि इन्फिनिटी से लेके पहली ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निगेटिव साइन इंडिकेट कि ये बाउंडेड सिस्टम है। और बताइए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा रिप्रेजेंट, ये करेगा रिप्रेजेंट कि n = 2 से इन्फिनिटी से लेके n = 2 के बीच में जो एनर्जी गैप है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी गैप। ठीक है बेटा जी। अब मैं आपसे पूछूं कि इन्फिनिटी से लेकर के n = 2 के बीच में जो एनर्जी गैप है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर 6 से लेकर के 2 के बीच में एनर्जी गैप की बात करो तो कहोगे सर कि जब ट्रांजिशन कहाँ से होगा,
6 से होगा 2 में, तो पक्का है कि ये जो एनर्जी होगी वो एनर्जी लेस होगी किससे, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होनी है। क्यों? क्योंकि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप कहाँ से है, इन्फिनिटी से n इक्वल टू 2 से है, और आपने n इक्वल टू c से गैप निकालो तो पक्का इससे कम ही आएगा। ठीक है बेटा जी, यानी 6 से जब 2 में ट्रांजिट होगा ये, तो उसकी जो एनर्जी फोटोन की होगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, तो कंफर्म हो गया। लेकिन अगर ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 2 से 1, तो इसको हम निकाल सकते हैं। और इस केस में आप जानते हो कि -3.4 -13.6 करोगे तो जो एनर्जी गैप क्या आएगा, कहाँ से, 2 से लेके 1 तक जो एनर्जी गैप आने वाला है वो आने वाला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है। इट मीन्स कि जब 6 से 2 में ट्रांजिट होगा तो उसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जब कहाँ से ट्रांजिट होगा 6 से 2 पर, तो जो फोटोन निकालेगा उसकी एनर्जी जो है 3.4 से कम ही होगी। लेकिन जब 2 से 1 में ट्रांजिट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा, तो उस टाइम पर फोटोन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी इस केस में जब 2 से 1 में आएगा तो उस केस में एनर्जी क्या होगी फोटोन की, मैक्सिमम होगी। आई थिंक जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है कि इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब कि वो ट्रांजिशन जिसमें एनर्जी मिनिमम हो, है ना। तो हमने लिखा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इट इंप्लाइज दैट शॉर्टेस्ट एनर्जी, है ना। अब बताइए, दो लाइन आप कंसिडर करते हो, एक तो फर्स्ट लाइन होता है जो 2 से 1 में आता है, और लास्ट लाइन जो होता है वो इन्फिनिटी से आता है, 1 में आता है, तो वो लाइन बनाता है। इसके बाद सारे ट्रांजिशन आप लेते हो, तो सबसे छोटी एनर्जी क्या निकलेगी, सबसे कम एनर्जी निकलेगी जब वो 2 से 1 में, लाइमन के केस में जब 2 से 1 में ट्रांजिशन होगा तो मिनिमम एनर्जी निकलेगी। ठीक है ना। तो मिनिमम एनर्जी निकलेगी तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए हम 2 से लेके 1 तक ट्रांजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। 2 से, लाइमन के केस में, बाल्मर के केस में ट्रांजिशन कहाँ होता है, इक्वल टू 2 पे होता है। तो अगर 3 से 2 पे हुआ तो मिनिमम एनर्जी होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। अगर इन्फिनिटी से 2 पे हुआ तो मैक्सिमम एनर्जी होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करनी है, तो हमें ट्रांजिशन क्या लेना होगा बाल्मर में, 3 से लेकर कहाँ लेना पड़ेगा, 2 से लेना पड़ेगा। तो ये इसका लैम्डा निकाल लेंगे, इसका लैम्डा निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा। और ये जो फॉर्मूला देखिए बेटा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 1/λr 1/nf² - 1/ni²। एफ क्या चीज़ है, ये जिसमें गिर रहा है, फाइनल स्टेट जहां से, मतलब जहां से आ रहा है वो तो आपका एन आई मतलब क्या, इनिशियल मतलब जहां से वो इलेक्ट्रॉन जंप किया, और एन एफ मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। तो NF² और ni², ठीक है ना। ये आप याद रखिए कि ni क्या है, इनिशियल जहां पे इलेक्ट्रॉन है, और NF मतलब जहां पे वो जंप करने वाला है। तो आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर लाइमन की बात करें तो कहाँ पर पहले है, 2 पे है, और कहाँ आ रहा है, 1 पे आया, तो आपका इनिशियल क्या होगा, 2 होगा, फाइनल क्या होगा आपका 1 होगा। तो 1/1 कर दिया, तो 1/λ जो लाइमन सीरीज के लिए जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का 1/λ 3/4 आ गया। ठीक है ना। अगर हम बाल्मर की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, जब 3 से कहाँ आएगा, वो 2 में आएगा। तो आपका इनिशियल क्या हो जाएगा 3, और फाइनल क्या हो जाएगा तुम्हारा 2। तो 1/2² - 1/3² कर देंगे, तो ये आपका 1/λ बाल्मर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के केस में आप 5.36 आ जाएगा। इनका रेशियो ले लेते हैं, आंसर आ जाएगा बेटा। देखो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 1/λ/1/λ भी कर लोगे, 3/4 आर, 5/36 आर कट जाएगा बेटा जी। लैम्डा भी अपॉन लैम्डा एल करोगे 27/5 आ जाएगा। लेकिन आपको लाइमन और बाल्मर का चाहिए रेशियो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज का रेशियो चाहिए, तो आप इसको रिवर्स कर दोगे, 5/27 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये बात समझ गए। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना। In the Rutherford experiment, alpha particle are scattered from a nucleus as shown in the figure. Out of the 4 paths, which path is not possible? अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पर बम्बार्ड किया जा रहा है, कौन सा पाथ पॉसिबल नहीं है। तो अगर बात करें हम ए की, तो ए क्या होता है, ये क्योंकि अल्फा भी क्या होता है, अल्फा भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस भी क्या आपका पॉजिटिव चार्ज ही है। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो उसको रिपेल कर देगा, तो ये पॉसिबल आपका है, ये तो पॉसिबल है। जैसे सेंटर पे हिट करेगा ये 180 डिग्री से वापस आएगा, रिपल्सन हो रहा है, ये भी पॉसिबल आपका पाथ है। और सी क्या है, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, और ये अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास जाएगा तो क्या अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, क्या नहीं, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करते हैं, इसलिए ये पाथ पॉसिबल नहीं है। और डी वाला रिपेल हो रहा है, तो ये भी पाथ आपका पॉसिबल है। इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन आपका
करेक्ट होगा कि जो है कि सी पाथ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा जी। देखो बेटा, एक शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, नीट 2014 में पूछा गया। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाई अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 975 एंगस्ट्रॉम। एक्साइट होकर के एक हाई एनर्जी में चला गया, जिसकी जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है वो कितना, उसकी वेवलेंथ क्या दी गई है, 975 एंगस्ट्रॉम दी गई है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी, क्योंकि वो फोटोन की एनर्जी लेकर के हाई एनर्जी में गया हुआ है, फिर वहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड ठहरेगा और फिर वो जंप करेगा तो हो सकता है डायरेक्ट जंप करे 1 में या 2 में या 3 में, ऐसे जंपिंग होगी तो स्पेक्ट्रल लाइन बराबर निकलती रहेगी। लेकिन सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इस वेवलेंथ की फोटोन को लेकर के जब एब्जॉर्ब किया तो किस ऑर्बिट में गया, कहाँ से वो जंप कर रहा है, तभी आप स्पेक्ट्रल लाइन निकाल पाओगे। तो सबसे पहली बात है कि जब एक्साइट हुआ और इस एनर्जी को लेके एक्साइट हुआ, लैम्डा क्या वेवलेंथ है ना, जो फोटोन आने वाला है उस फोटोन ने, ये लैम्डा फोटोन है जो कि इलेक्ट्रॉन को मिला, इसकी एनर्जी लेकर के वो कहाँ पर गया, पहले इसको चेक कर लो, तभी तो कर पाओगे ना कहाँ से वो गिरेगा नीचे। सबसे पहले कि अगर इस वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो किस एक्साइटेड स्टेट में वो गया, इसका पता लगा लेते हैं। ठीक है बेटा जी। तो देखो बेटा जी, क्या है कि आपने कहा कि भाई अगर इतनी वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम में तो कितनी एनर्जी होगी फोटोन में, है ना, क्योंकि फोटोन क्या कर रहा है, देखो बेटा जी, ये फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है 975, इसके पास जो एनर्जी कितना है, कितनी एनर्जी होगी, 12400/975 होगी। ये तो निकालना जानते हो, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में ये। तो एनर्जी कितनी फोटोन की है, 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोटोन जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट हो जाएगा। तो आपको पता है कि 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी गैप होता है वो 4 से लेके 1 के बीच में होता है, ये तो पता है ना आप लोगों को, क्योंकि यानी कि तो 4 पे जो आपकी एनर्जी होगी, जो फर्स्ट पे एनर्जी कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना होगा, 3 पॉइंट होगी, यहाँ पर 1 पॉइंट होगी, यहाँ पर होगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जब एनर्जी गैप निकालोगे, माइनस में ये माइनस में गैप निकालोगे तो कितना आएगा, 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि 4 से 1 में वो ट्रांजिट हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मैंने बताया है क्या होगी, NC2 के बराबर होगी, n-1/2 होता है, तो 4 से गिर रहा है वो, 4-1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी, 6 होंगी, और ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक इस बात को आप लोग समझ गए। ठीक है बेटा, एक शानदार क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नीट में 2013 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन N1 to N2। ट्रांजिशन है N1 से N2, क्या हायर से लोअर में आ रहा है, क्या लोअर से हायर में जा रहा है, कुछ पता नहीं है, बस N1 से N2 में ट्रांजिशन है। हो सकता है कि N1 नीचे हो, N2 ऊपर हो, तो N1 से N2 में चला गया है, वो ट्रांजिशन कराएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ट्रांजिट किया लोअर से हायर। हो सकता है कि N1 ऊपर हो, N2 नीचे हो, है ना। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कि N1 N2 की वैल्यू क्या आने वाली है। तो आपने कहा कि वेयर N1 एंड N2 आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू स्टेट्स, okay, assuming the Bohr model to be valid, the time period of the electron, very most important term, time period, ये the time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state। ठीक है ना, एक मान लो इनिशियल स्टेट मान लो, एक मान लो फाइनल स्टेट मान लो। ठीक है ना, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता है। तो कह रहा है कि द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N1 एंड N2 इज व्हाट। अब देखो क्या है, आपको सोल्यूशन में देखना है फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का जो टाइम पीरियड होता है वो प्रोपोर्शनल टू n³ होता है। ठीक है ना, अगर इनिशियल स्टेट में की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें है, तो मान लो उसमें T1 टाइम पीरियड, क्या है, T1 टाइम पीरियड है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपने कहा कि भाई हमारा मान लो Ni क्या इनिशियल है, इसमें आपने T1 लिया, और Nf क्या आपका है फाइनल स्टेट है, इसमें आपने T2 लिया। तो T1 और T2 में क्या रिलेशन है, आप क्वेश्चन में कहा गया कि T1 जो है इनिशियल स्टेट में जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो 8 टाइम्स ऑफ T2 है। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, n के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इसमें T1 के केस में आपका Ni होगा, यानी N1 मान लो, इसको N2 मान लो, ये हो जाएगा तुम्हारा N1 क्यूब, है ना,
इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 8 इंटू क्या होगा ये N2 क्यूब, क्योंकि T1 आपका N1 क्यूब के प्रोपोर्शनल है, T2 आपका N2 क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर N1 क्या आ जाएगा, N1 आपका आ जाएगा क्या हो जाएगा 2N2 हो जाएगा। देखो मतलब N1 और N2 में क्या रिलेशन है, N1 और N2 में रिलेशन ये है कि जो N1 है वो N2 का 2 टाइम्स है। अगर इस रिलेशन की बात करें यहाँ से देखो तो आपको क्या मिला कि जो जो आपका इनिशियल स्टेट, जो इनिशियल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो फाइनल क्वांटम नंबर का 2 टाइम्स है। अब इस ऑप्शन में देखो N1 N2 का रिलेशन कि किस ऑप्शन में इनिशियल क्वांटम नंबर, इनिशियल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है N2 का डबल है। तो इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर N1 6, यहाँ पर N2 2 है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये देखो N1 कितना है 4 है और N2 कितना है 2 है। यानी इस केस में अगर देखो आप, जो क्या दिख रहा है आपको कि जो इनिशियल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 4 है और फाइनल क्वांटम नंबर जो आपका है वो 2 है। इसका मतलब इस केस में इनिशियल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 टाइम आपका है फाइनल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, और जो कि यहां रिलेशन बता रहा है। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको चेक करना था कि N1 और N2 में क्या रिलेशन है, वो यहां पर आपने एक्सप्लेन किया और इस पे एक्सप्लेन करके क्या है आपने इस ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैंने डिस्कस किया, और बड़े आराम से आप 1 बाय 1 वीडियो देखना। कहीं आपको डाउट होगा तो हमें डिस्कस करना। इस पर हम जो है कि आपको असाइनमेंट भी भेज रहे हैं, उससे भी क्वेश्चन क्या है पूछे गए सारे क्वेश्चंस, उसमें कोई डाउट होगा तो वहां से हम लोग भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को हैंडल करने वाले हैं आपके जेई और नीट के हिसाब से। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी डाउट होगा बेटा हमसे डिस्कस करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।